Today we are going to start class 12th chapter 1st, that is electric charges and fields, continuous charge distribution. We then define a line charge density sigma at the area element by lambda equals del Q over del L. Line charge density, we can also say that del Q equals lambda into del L. जब भी हम चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो दो फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किसी भी सरफेस में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और ऐसे चार्जेस जो किसी भी सरफेस में अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. जो लैम्डा इक्वल्स होता है डेल क्यू ओवर del L, where Q is the charge on the surface. Q क्या है? चार्ज किस पर? सरफेस पर. और डेल कब लगाते हैं? फिजिक्स में इस ट्राइंगल साइन को हम बोलते हैं डेल. इसका मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं. अगर किसी भी कोई क्वांटिटी में बदलाव आते हैं तो फिजिक्स में हम उन क्वांटिटीज के साथ डेल साइन को लगा देते हैं. किस साइन को? डेल साइन को. तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टॉपिक था दैट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं जो किसके इक्वल होता है? डेल क्यू ओवर डेल एल के. जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये निकालना है, तो सबसे पहले हम एक छोटे सरफेस के लिए निकाल लेंगे डेल क्यू ओवर डेल एल, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास टोटल लाइन का चार्ज सरफेस एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट वी देन डिफाइन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द एरिया एलिमेंट बाय सिग्मा इक्वल्स डेल क्यू ओवर डेल एस. दिस इज द डायग्राम ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. जब चार्जेस किसी लाइन पर डिवाइड थे, किसी लाइन पर फैले हुए थे, उसे हम लाइन चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं. लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सरफेस की. ये क्या है? एक सरफेस. ये हम टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं. यहां पे हमने सरफेस की बात की है, इसीलिए फॉर्मूले को जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. लेकिन निकाल किसके लिए रहे हैं? चार्जेस के सरफेस के बारे में. तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहां पे लाइन चार्ज डेंसिटी थी तो L था, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो S है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सरफेस की. नेक्स्ट, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समटाइम्स सिंपली कॉल्ड चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर. रो इक्वल्स डेल क्यू ओवर डेल V. You can say that in the diagram volume charge del Q equals rho into del V. Now you can say that this is the third example of continuous charge distribution, that is volume charge density. अभी तक हमने बात की लाइन चार्जेस की, जब चार्जेस किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो? लाइन पर. उसका हमने सेकंड पार्ट लिया दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्जेस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट थे. थर्ड फॉर्म है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब चार्जेस किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हो. ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है? कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई एक कंडक्टिंग गोला है जिसके अंदर चार्जेस हैं. एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लेते हैं, इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब ये इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए हम किसके लिए निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए. और वॉल्यूम के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? इसे रो से. किससे डिनोट करते हैं हम इसे? रो से. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आपका? रो इक्वल्स डेल क्यू ओवर डेल V. और डेल हम कब लगाते हैं? जब किसी भी क्वांटिटी में, फिजिक्स में जब कोई भी क्वांटिटी के लिए हम चेंजेस दिखाएंगे तो उसमें हम
डेल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, डेल एस। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। गॉसेस लॉ, एज ए simple application of the notion of electric flux, let us consider the total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge q at its center. Divide the sphere into small area elements as shown in figure. The flux through an area element del s is, नाउ यू कैन सी दैट इन फिगर, आपके सामने एक फिगर आया है जहां पर आपने देखा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। गॉस लॉ ने बताया कि जो टोटल फ्लक्स होगा स्फीयर का वो पॉइंट चार्ज कोई भी क्यू है उसके मल्टीप्लीकेशन के होगा और डिवाइड किससे होगा, एरिया के स्मॉल एलिमेंट्स के, एरिया के स्मॉल एलिमेंट्स के। फर्दर यहां पर आप डायग्राम पर देख पा रहे हो, हमने यहां पर पूरे स्फीयर है, स्फीयर में हम टोटल चार्ज लेते हैं, टोटल चार्ज ना लेके हमने क्या किया है, स्फीयर में हमने जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लेते हैं, उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, वहां से आपको पूरे एरिया का जो भी एरिया एनक्लोज निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। यहां पर हमने स्फीयर के लिए एक छोटा सा पार्ट लिया है, एक छोटा सा सर्कल लिया है, इस पर हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही हैं, वो हम यहां से निकालेंगे। तो इसीलिए हमने एक छोटा एरिया लिया डेल एस, वहां पर एक भी चार्ज लिया पॉइंट चार्ज, दैट इज क्यू। कौन सा पॉइंट चार्ज लिया, क्यू। पॉइंट चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, +1 कूलम, जो कि मिड पॉइंट से रेडियस आर पर है। नाउ फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर एनक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू at its center. Now this is the diagram of Gauss law and you can see that this is the formula of Gauss law where del q equals, what is written there, del phi equals E dot del S, E dot del S, where E is the electric field, where E is the electric field and del S is the surface covered by the electric field, del S by the surface covered by the electric field. फर्दर आगे हम इसे लिख सकते हैं, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अभी तक हमने अपने पुराने जितने पार्ट्स हैं उनमें सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। एक और बार पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E इक्वल्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जहां पर हम k को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने k को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर आर स्क्वायर, और जो सरफेस है उसके लिए r डॉट डेल एस से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर वेयर वी हैव यूज्ड कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज q, द यूनिट वेक्टर r वेक्टर इज अलोंग द रेडियस वेक्टर from the center to the area element. Now, since the normal to a sphere at every point is along the radius vector, at that point the area element del S and r cap have the same direction. Therefore, del phi equals q upon 4 pi epsilon naught upon r square into del S. यहां पर हमने बात की कूलम्स लॉ की, क्योंकि कूलम्स लॉ से हमने क्या निकाला था, कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज Q। यहां तक हमने बात की है, जैसे हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्जों के बीच में लगने वाला मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक चार्जेस उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सारी चीजें हमने कूलम्ब लॉ से निकाली हैं। कूलम्ब लॉ से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फॉर्मूला जनरेट किया, वो था हमारे पास E इक्वल्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो वहीं से अब हमने फॉर्मूला लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की कोशिश की, जिसे हम डेल फाई से डिनोट करते हैं। यहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर का 1, इसलिए आर यहां से अब हट जाएगा, इसका लास्ट फॉर्म निकल के आएगा डेल फाई इक्वल्स इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल एस।
नेक्स्ट, द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फ्लक्स थ्रू all the different area elements. Phi equals sigma all del S Q upon 4 pi epsilon naught into R square into del S. अब हमको पता है किसी भी सरफेस से हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। अभी तक हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है जिसमें हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना सीखा। अब यहां पर हमको पता है कि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी तक एक एरिया एलिमेंट लिया है, वहां से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उन सबको एड अप करने के बाद हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। दैट्स व्हाई सिग्मा इज देयर। नेक्स्ट, सिंस ईच एरिया एलिमेंट्स ऑफ द स्फीयर इज एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, सो अभी तक हमने देखा जो भी एरिया एलिमेंट्स हैं स्फीयर से वो चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है, आपने डायग्राम में देखा। इसीलिए यहां पर हमारा फॉर्मूला आया फाई इक्वल्स क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर सिग्मा फॉर ऑल डेल एस। अब यहां पर सारे एक ही डिस्टेंस पर है तो हमको सिग्मा ना निकालने की जगह हम सिग्मा को हटा सकते हैं, डायरेक्ट सबका एडिशन कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला सबका सेम निकल के आएगा। दैट इज डेल एस इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट, इंटू एस इंटू सरफेस। नाउ एस द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कॉमा इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर, दस फाई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इक्वेशन is a simple illustration of a general result of electrostatics called Gauss's law। यहां पर हमने देखा कि phi equals q upon 4 pi epsilon into r square, ये जो टर्म था ये सिंपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। ये किसका टर्म था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। साथ में यहां पर हमारे पास s भी आया। ये जो s था वो किसका s था? स्फीयर का। ये किसका s था? स्फीयर का। बेसिक फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख देंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टैंड? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This is the formula and general result of our Gauss's law. Next, we state Gauss law without proof. Electric flux through a closed surface S equal Q by epsilon naught, where Q equal total charge enclosed by S. The law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. We can see that explicitly in the simple situation. Here the electric field is uniform and we are considering a closed cylindrical surface with its axis parallel to the uniform field E. The total flux phi through the surface phi equals phi 1 phi 2 plus phi 3, where phi 1 and phi 2 represent the electric flux through the surface 1 and 2 of circular cross section of the cylinder, and phi 3 is the flux through the curved cylindrical part of the closed surface. यहां पर हमने गॉस लॉ को प्रूव किया। हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी चार्ज सरफेस स्फीयर से कितना निकला अपना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना निकला? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि Q क्या है? Q है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया। जितना चार्ज कवर किया होगा इस एरिया ने, दैट इज Q इज द टोटल चार्ज एंड S इज द सरफेस एरिया। ये लॉ इंप्लाई करता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, जो कि जीरो होगा इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है तो वो हम इस सिचुएशन में नहीं लेते, उसको हम जीरो मान के चलते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास सिलिंड्रिकल सरफेस था,
उन सबसे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। उस पे हमने तीन तरीके से लिया, φ1, φ2 एंड φ3। φ1 और φ2 रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके सरफेसेस को, एंड φ3 था कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। नेक्स्ट, नाउ इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलिंड्रिकल part of the closed surface. Now the normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E. So by definition of flux, phi3 equal 0. Further, the outward normal to 2 is along E, while the outward normal to 1 is opposite to E. Therefore, phi1 equal minus ES1, phi2 equal plus ES2 and S1 equal S2 equal S. यहां पर हमने देखा वेयर S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, thus the total flux is 0 as expected by Gauss law. Thus wherever you find that the net electric flux through a closed surface is 0, we conclude that the total charge contained in the closed surface is 0. Now अब हमने यहां पर फ्लक्स के बारे में बात की। हमने सिलेंड्रिकल के तीन सरफेस लिए थे जिनको हमने डिवाइड किया था φ1, φ2 और φ3। φ1 सरफेस और φ2 सरफेस जो कि पैरेलल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। कैसा था? पैरेलल था। जो भी यहां पर E डॉट डेल एस था हमारे पास, जहां से हमने स्टार्ट किया था, क्या फॉर्म निकल आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। जब भी डॉट प्रोडक्ट लगा रहता है तो कॉस आ जाता है, कॉस थीटा। अब यहां पर दो सरफेस थे, पहला सरफेस पैरेलल था φ1। φ1 क्या सरफेस था? पैरेलल। किसी चीज के, कोई भी ये चीज है एरिया, इसके पैरेलल कोई भी एक चीज निकल के जा रही है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है? इन दोनों चीजों के बीच में क्या एंगल क्रिएट हो रहा है? दैट इज 0। एंड व्हाट इज cos 0? cos 0, व्हाट इज cos 0? दैट इज 1। तो इसलिए क्या आ जाएगा? सिंपल E इंटू ए। लेकिन जो फर्स्ट सरफेस था वो अपोजिट था। फर्स्ट सरफेस कैसा था? अपोजिट था इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसीलिए उसके साथ क्या आया? माइनस साइन। सिमिलरली सेकंड सरफेस भी पैरेलल है, सेकंड सरफेस भी आउटवर्ड नॉर्मल है, तो उसके साथ भी हमारे पास सेकंड सरफेस के लिए क्या आएगा? प्लस ES2। प्लस क्यों है? क्योंकि अलोंग है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी के अलोंग। लेकिन जो थर्ड सरफेस है वो था परपेंडिकुलर। वो क्या था? परपेंडिकुलर था। इसीलिए परपेंडिकुलर कोई भी चीज होगी, जैसे हम बात करते हैं यहां पर परपेंडिकुलर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज ऑब्जेक्ट 1, दैट इज ऑब्जेक्ट 2, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। एंड व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस इज 0। इसीलिए तीसरे सरफेस की वजह से कैसा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 0। ओके क्लास। नेक्स्ट, द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ Gauss's law is that it is true in general and not only for the simple cases we have considered above. Let us note some important points regarding this law. First, Gauss law is true for any closed surface, no matter what its shape or size. Second, the term Q on the right side of Gauss's law includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. यहां पर हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, जो गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो ना ही थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकली भी हमारे सामने हैं। गॉस लॉ किसी भी सरफेस के लिए, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एकदम सही साबित हुआ है। मतलब नहीं है कि वो सरफेस कैसा है, उसकी शेप कैसी है और साइज कैसा है। सेकंड पॉइंट, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब चार्जेस सरफेस में किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, किसी भी उसके कोने में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जो भी सरफेस के अंदर वाले चार्जेस हैं उन सब चार्जेस का हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करके
टोटल ऐड करके एक पूरे सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त कितनी है इसमें? शर्त बस इतनी है, जो भी चार्जेस होने चाहिए वो सरफेस के अंदर होने चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड a much easier calculation of the electrostatic field. When the system has some symmetry, this is facilitated by the choice of a suitable Gaussian surface. यहां पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। गॉस लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जहां भी कुछ सिमेट्री दिख जाती है, जब भी कुछ ऐसे सरफेस आ जाते हैं जिनके अंदर सिमेट्री है, लाइक स्क्वायर, सर्कल और स्फीयर, वहां पर गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्ब्स लॉ। यहां पर जो गॉस लॉ है वहां पर आपने देखा कूलम्ब्स लॉ भी साथ में टर्म आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई थी वो हमने कहां से ली थी? कूलम्ब्स लॉ से। कहां से हमने ली थी वो? कूलम्ब्स लॉ से। और यहां पर बता रहा है जो गॉस लॉ है वो बेस किस पे है? इनवर्स स्क्वायर पे। किस पे बेस्ड है वो? इनवर्स स्क्वायर पे। इनवर्स स्क्वायर से आप समझते हो क्या आया था हमारे पास? E इक्वल्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल E किसके है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इनवर्स था? डिस्टेंस के भी। इसीलिए ये किस पर डिपेंडेंस भी है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। इनवर्स स्क्वायर लॉ।